नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां आपको मिलती हैं हर दिन ताजा तरीन खबरें बिना किसी झूठ के और पूरी ईमानदारी के साथ। मैं पूर्णिमा आपके साथ हूं, हर रोज की प्रमुख खबरों के साथ। आज के वीडियो में हम आपको सबसे जरूरी और चर्चा में रहने वाली खबरों से रूबरू कराएंगे, जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बना रही हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आइए जानते हैं खबर के बारे में। ओडिशा में आज एक अनोखा त्योहार मनाया जा रहा है, बोईत बंदना। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस त्योहार में रंग बिरंगी छोटी छोटी नौकाओं को तैराया जाता है, जो ओडिशा की समृद्ध समुद्री धरोहर का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन दिन पर ओडिशा के लोग बोईत बंदना या डंगा भसा उत्सव मनाते हैं। इस दिन लोग नदियों, तालाबों और समुद्र में छोटी छोटी नावों को तैराते हैं, जो हमारे प्राचीन समुद्री इतिहास और साहसी नायकों की याद दिलाती हैं। इस बार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गोबर से बनी इको फ्रेंडली नौकाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। कटक के कालिंग युवा सेना नामक संगठन ने करीब 1000 इको फ्रेंडली नौकाओं का निर्माण किया है। कहते हैं कि ओडिशा के व्यापारियों को साधव के नाम से जाना जाता था, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे बाली, जावा और सुमात्रा तक व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा पर जाते थे। महिलाएं उन्हें विदाई देने के लिए दीप जलाकर पारंपरिक आका माँ बोई गीत गाती थीं। आज भी लोग पेपर और रंग बिरंगे कपड़ों से बनी इन नावों को तैराकर इस इतिहास को जीवित रखते हैं। इस साल गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री पर रोक के बाद से प्लास्टिक और थर्मोकोल की नावों की जगह पेपर से बनी रंगीन नावों ने ले ली है। कीमतें 50 से 200 रुपए के बीच हैं। गोपालपुर और गोलबंधा के निकट धाबलेश्वर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल और महिला कर्मियों की तैनाती की गई है। गोपालपुर समुद्र तट पर किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए लाइफगार्ड्स की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रापड़ा के करीब 20 परिवार इस समय पूरी लगन से इन नावों को बना रहे हैं, जो ओडिशा की सांस्कृतिक और समुद्री विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोईत बंदना सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह ओडिशा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को जीवित रखने का एक प्रतीक है। हमारे प्राचीन समुद्री इतिहास को संजोए रखने की यह अनोखी परंपरा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस अनोखी परंपरा के बारे में क्या सबसे खास लगा। आगामी फरवरी में 21 तारीख से ओडिशा में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। ओडिशा के शिक्षा विभाग ने आगामी 21 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा के शेड्यूल की घोषणा की है। इस परीक्षा में दोनों रेगुलर और एक्स रेगुलर छात्र छात्राएं भाग लेंगे। परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी और परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक रहेगा। 21 फरवरी को मातृभाषा ओडिया परीक्षा होगी। 24 फरवरी को द्वितीय भाषा अंग्रेजी की परीक्षा, 27 फरवरी को गणित परीक्षा, 1 मार्च को सामान्य विज्ञान, 3 मार्च को सामान्य विज्ञान और 6 मार्च को तीसरी भाषा हिंदी या संस्कृत की परीक्षा होगी। गणित के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। नबरंगपुर में सरकारी बैंक अकाउंट को हैक करने की साजिश नाकाम हो गई। चालाकी से भेजे गए एक फर्जी पत्र ने सभी को चौंका दिया। सूचना के अनुसार नबरंगपुर जिलाधिकारी कार्यालय से बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को एक पत्र भेजा गया। इस पत्र में एक विशेष बैंक अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर को बदलने की मांग की गई थी। शाखा प्रबंधक को जिलाधिकारी और जिला परिषद प्रमुख के हस्ताक्षर संदिग्ध लगे। जांच के बाद पता चला कि पत्र नकली था। अगर मोबाइल नंबर बदल दिया जाता तो हैकर अकाउंट के सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राप्त कर सकता था। यह पत्र 11 तारीख को दिखाया गया था और नबरंगपुर पोस्ट ऑफिस से भेजा गया था। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो सरकारी पैसे को ठगने की योजना बनाई गई थी।
ये घटना बताती है कि सतर्कता से बड़ी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। बैंक और सरकारी कार्यालयों को ऐसी साजिशों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पुरी में भगवान जगन्नाथ का दिव्य सुनाबेसा दर्शन हो रहा है। भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है ताकि वे इस पावन अवसर का साक्षात्कार कर सकें। मंदिर परिसर में हरि बोल और संकीर्तन के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। भक्तजन इस अद्भुत दर्शन के लिए एकत्र हुए हैं, जबकि मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्था की है। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 36 प्लाटून पुलिस बल तैनात की गए, साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। भक्तों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं ताकि उन्हें दर्शन में कोई असुविधा न हो और व्यवस्था बनाए रखी जा सके। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ के सुनाबेसा दर्शन का यह अवसर अद्वितीय है। ऐसे पावन अवसर हमें भगवान की भक्ति में और करीब लाते हैं। आज की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी विधायक जय नारायण मिश्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि नेताओं को समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जय नारायण मिश्र पर पिछले साल फरवरी में एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने और अपमानित करने का आरोप है। बीजेपी उस समय ओडिशा में कानून व्यवस्था को लेकर विरोध कर रही थी। जय नारायण मिश्र ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया, जबकि बीजेडी प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद कानून को समान रूप से लागू नहीं कर रही है और सत्ता में बैठे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। यह मामला ओडिशा में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। क्या नेताओं को कानून से ऊपर माना चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताएं। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ओडिशा के मालकानगिरी के चंपानगर गांव में खुशी का माहौल अचानक मातम में बदल गया। एक नाबालिग लड़की की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मालकानगिरी जिले के चंपानगर गांव में आज सुबह एक नाबालिग लड़की अपने दोस्तों के साथ पास के तालाब में नाव से सिक्के बटोरने गई थी। लड़की के परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया और काफी देर बाद तालाब से उसका शव बरामद किया गया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां पूरा गांव कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव मना रहा था, वहीं इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे ने पूरे गांव में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर यह घटना सभी को झकझोर कर रख देती है। त्योहार मनाते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। केंद्रीय नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी। भुवनेश्वर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े सभी भागीदारों को मिलकर प्रयास करना होगा। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश में 212 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन हो रहा है। इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और कौशल को मजबूत करना भी अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंह देव, केंद्रीय अक्षय ऊर्जा सचिव प्रशांत कुमार सिंह और ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। देश अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य भारत को वैश्विक ऊर्जा नेता बना सकता है। आज हम आपको आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में बताएंगे, जहां टीडीपी सरकार ने विपक्षी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भारी क्रैकडाउन किया है और आरोप है कि इन पोस्ट्स ने सीमा पार की है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने आईआरसीपी के समर्थकों और एक्टिविस्ट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 49 लोगों को गिरफ्तार किया, 147 मामले दर्ज किए और 680 नोटिस जारी किए हैं। ये कार्रवाई उन सोशल मीडिया पोस्ट्स के खिलाफ की गई है जिनमें टीडीपी नेताओं और उनके परिवारों के खिलाफ
अपमानजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट की गई थी। इन पोस्ट्स में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी, गृह मंत्री अनिता, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की बेटियां और अभिनेता नेता बालकृष्ण की पत्नी सहित कई महिला नेताओं को निशाना बनाया गया था। कर्नूल रेंज के दिग कोया प्रवीण ने बताया कि सोशल मीडिया पर हेडलाइंस बनाने के लिए कई यूट्यूब चैनल्स पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया गया। खासकर एआईआरसीपी के को-कन्वीनर रविंदर रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा दिया और सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाया। इस कार्रवाई को लेकर आईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने वेंडेटा पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई लोकतंत्र के मूल अधिकारों का उल्लंघन है और सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। वहीं टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी का कहना है कि विपक्षी पोस्ट्स ने सीमा पार की और अब कार्रवाई जरूरी थी। आखिरकार ये सवाल उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट्स को नियंत्रित करना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है या यह राजनीति का एक हिस्सा है? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अजमेर के नसीराबाद में 11वीं के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर नकली निवेश योजनाओं का झांसा देकर 2 महिलाओं से 42 लाख की ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार काशिफ मिर्जा नामक छात्र ने सोशल मीडिया के जरिए लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी चलाई। शुरुआती निवेश को दोगुना करने के वादे से उसने लोगों का विश्वास जीता। काशिफ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए स्कूल लग्जरी कार में जाता था, जिससे शिक्षकों ने भी चिंता जताई। पुलिस ने 32 लाख की रकम खर्च होने एक लग्जरी कार, नोट गिनने की मशीन और लैपटॉप बरामद किया है। काशिफ ने शुरुआत में रुपए 3,999 निवेश कर रुपए 6,199 का वादा किया। बड़े निवेशकों को रुपए 1,99,999 पर रुपए 2,79,999 की योजनाओं से फंसाया। उसके पिता परवेज मिर्जा ने बेटे की मासूमियत का दावा किया, लेकिन स्वीकार किया कि उन्हें उसकी लग्जरी कार की जानकारी थी। इस घटना ने दिखाया कि सोशल मीडिया और लालच कैसे ठगी का जरिया बन सकते हैं। ऐसे झांसे से बचें और निवेश से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। आज हम आपको दिल्ली और उत्तर भारत में जहरीली स्मॉग की वजह से बिगड़ते हालात के बारे में बताएंगे। दिल्ली के लोग आज एक और धुंध भरी सुबह के साथ उठे। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सुबह 6 बजे 432 रिकॉर्ड किया गया, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे 36 में से 30 मॉनिटरिंग स्टेशंस ने सीवियर स्तर की एयर क्वालिटी दर्ज की है। कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली आने जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। सुबह 5:30 बजे अमृतसर और पठानकोट एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी 0 तक गिर गई। वहीं गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी 0 रही। इंडिगो ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उन्होंने उड़ानों की स्थिति चेक करने की सलाह दी है, क्योंकि कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानें देरी से चल सकती हैं। दिल्ली के साथ साथ पास के शहरों जैसे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। गाजियाबाद का AQI 378, नोएडा का 378 और गुरुग्राम का 323 दर्ज किया गया है। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ का AQI भी 415 पहुंच गया है, जो कि बेहद चिंताजनक। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत खराब और सीवियर श्रेणी का प्रदूषण लंबे समय तक रहने पर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग और IIEAM के मुताबिक आज से तेज हवाओं के कारण प्रदूषकों का स्तर घटने की संभावना है और AQI बहुत खराब की श्रेणी में आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी खबरें महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण लगें तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम न्यूज धरनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन दबाएं,
ताकि आप कोई भी ताज़ातरीन खबर मिस न करें। हमारे चैनल पर हर रोज़ आपको मिलेगी पूरी दुनिया की हलचल, हर मुद्दे की सटीक जानकारी और वो सब कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।